ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम कराने में अमेरिका की अहम भूमिका रही है। इस बात का दावा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी कर चुके हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि इजरायल गाजा में 60 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। इस बात का भी दावा खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है। ये प्रस्ताव गाजा में जारी खूनी संघर्ष को अस्थायी तौर पर रोकने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिसमें अब तक 58,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के जरिए इस बात की जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, मेरे प्रतिनिधियों की इजरायली अधिकारियों से गाजा को लेकर लंबी और सार्थक बैठक हुई। इजरायल ने 60 दिनों के संघर्ष विराम के लिए आवश्यक शर्तों को स्वीकार कर लिया है। अब हम सभी पक्षों के साथ मिलकर इस युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने की दिशा में काम करेंगे। हमास को यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। आगे हालात और भी बदतर होंगे। ट्रंप ने इस प्रक्रिया में कतर और मिस्र की अहम भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि युद्ध विराम का अंतिम प्रस्ताव हमास को यही दोनों देश सौंपेंगे। संघर्ष विराम प्रस्ताव के तहत दोनों पक्षों के बीच 60 दिन का युद्ध विराम रहेगा, जिसमें स्थायी समाधान की दिशा में बातचीत होगी और मानवीय राहत पहुंचाने का अवसर मिलेगा। बता दें आपको, इजरायल और गाजा के बीच संघर्ष ये 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। तब हमास ने दक्षिणी इजरायल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1200 लोगों की मौत हो गई थी और 250 से ज्यादा लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा पट्टी पर भीषण सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसमें अब तक हजारों आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे मारे जा चुके हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गाजा की ज्यादातर आबादी अब बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और मानवीय आपदा का सामना कर रही है। हमास चाहता है कि इजरायली सेना पूरी तरह से पीछे हटे, ताकि राहत सामग्री पूरी तरह से वहां पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी सुनिश्चित हो। वहीं इजरायल की प्राथमिकता बंधकों की सुरक्षित रिहाई और हमास के सैन्य ढांचे का विघटन है। ट्रंप का यह बयान उस समय आया है जब हाल ही में ईरान और इजरायल के बीच मिसाइल हमले हुए और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। इस पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक अगले 48 से 72 घंटे में इस संघर्ष विराम को अंतिम रूप देने के लिए बेहद अहम होंगे। कतर और मिस्र के प्रतिनिधि जल्दी हमास नेतृत्व को अंतिम प्रस्ताव सौंपेंगे। अगर हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो यह लगभग 9 महीने से जारी हिंसा में पहली बड़ी शांति की पहल होगी। इस युद्ध विराम के साथ ही गाजा में शांति बहाल हो जाएगी और निहत्थे लोगों की जान जाने से बच जाएगी। लेकिन अब सब कुछ जो डिपेंड है वो सब हमास के ऊपर है। हमास इसे मानता है या फिर नहीं। हालांकि इशारों में ट्रंप ने चेतावनी भी दी है, अगर इसे हमास स्वीकार नहीं करता है तो ये आगे युद्ध और भी विकराल रूप ले सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान से जुड़े एक हैकिंग समूह ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो 100 गीगाबाइट बैच का ईमेल लीक कर देगा। धमकी में ईरानी समूह ने कहा कि इन ईमेल्स में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार रोजर स्टोन और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स सहित उनके लंबे समय के सहयोगियों के बीच के संवाद शामिल हैं, जिसे उसने चुराया था। रॉयटर्स ने बताया कि 2024 में राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान एक साइबर अटैक समूह ने दावा किया था कि उसके पास लगभग 100 गीगाबाइट ईमेल है जिन्हें वो लीक कर सकता है। समाचार एजेंसी के अनुसार फर्जी नाम रॉबर्ट के तहत काम करने वाले हैकर्स ने ईमेल की सामग्री या फिर उन्हें कब जारी किया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वो उसे कब लीक करेंगे इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दिया। लेकिन समूह ने पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी कुछ ईमेल जारी किए थे। रॉयटर्स को हैकर ने बताया कि उसके पास ट्रंप की वकील लिंडसे हॉलिगन और स्टॉर्मी डेनियल्स से ईमेल अकाउंट के भी विवरण हैं। स्टॉर्मी डेनियल्स वही एडल्ट फिल्मों की अभिनेत्री है जिसे कथित तौर पर ट्रंप के साथ संबंधों का खुलासा नहीं करने और मुंहबंद रखने के लिए ट्रंप की तरफ से $1,30,000 का भुगतान किया गया था।
ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही ईरान इसराइल युद्ध के दौरान ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए हैं। इन हमलों के बाद ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए और भविष्य में ईरान संवर्धन कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा सकता। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा कि अमेरिकी और इसराइली हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने में विफल रहे हैं। IAEA प्रमुख ने यह भी कहा कि अब कुछ ही महीनों में ईरान फिर से यूरेनियम संवर्धन कर सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी हैकर्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने के बाद चुराए गए ईमेल डेटा को लीक करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन 12 दिनों के ईरान इसराइल संघर्ष और उस दौरान अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले ने उसे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी बाइडेन प्रशासन ने इस लीक कांड के पीछे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम के 3 सदस्यों का हाथ बताया था, लेकिन ईरान ने इन सब से इनकार किया था। दूसरी तरफ यूएस साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी यानी CISA के प्रवक्ता मार्सी मैकाथी ने कहा था कि ये शत्रुतापूर्ण विदेशी अभियान ध्यान भटकाने, बदनाम करने और विभाजन करने की एक कोशिश है। मैकार्थी ने कहा कि कथित रूप से चुराई गई सामग्री असत्यापित सामग्री है और उसका इस्तेमाल कर शत्रु शोषण करने की धमकी दे रहा है। CISA के प्रवक्ता ने कहा कि जल्द ही इसके दोषियों को ढूंढ लिया जाएगा और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बहरहाल इसराइल और ईरान के बीच बरपे हालिया संघर्ष के बाद ये धमकी अमेरिका के लिए वाकई चिंता पैदा करने वाली है। देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। इसराइल और अमेरिका के हालिया हवाई हमलों में ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य तेज कर दिया है। मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा 27 और 29 जून को ली गई तस्वीरों में फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु सुविधाओं पर गतिविधियां दिखाई दी, जो ये संकेत देती हैं कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को पुनर्जनन करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये विकास मध्य पूर्व में तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक स्थान जहां पर अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम गिरा था, वहां पर मरम्मत का काम चल रहा है। दूसरे स्थान पर भी कुछ भारी वाहन खड़े हैं।